हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक का 23 नंबर लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 23 नंबर लेक्चर से पहले 22 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी से। और आपको बता दूं ये बात, केमिकल काइनेटिक जो पूरी यूनिट है पूरी की पूरी 11 मार्क्स की है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक को कंप्लीट कर लिया तो आपको 11 मार्क्स आपके पक्के हैं, 11 नंबर आपके पक्के हैं। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं, आज हमारा जो न्यू टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको डिफाइन कर चुका हूं, इसकी डेफिनेशन भी दे चुका हूं, इसकी परिभाषा भी बता चुका हूं, है ना। तो ऑल बीएससी फर्स्ट ईयर, जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ये सिलेबस में आता होता है बीएससी फर्स्ट ईयर, चाहे वो मेडिकल वाले हैं चाहे वो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं। और एक बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बच्चों, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, इनके भी एग्जाम में ये केमिकल काइनेटिक सिलेबस में है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री मैंने बताया था बच्चों आपको, जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं, केमिस्ट्री जो है 3 टाइप्स की होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में ये तीनों बुकें लगती हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये तीनों बुकें लगती हैं, ना, तीनों बुक्स लगती हैं, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, एक केमिकल काइनेटिक की यूनिट है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले भी पढ़ते हैं। इनके दोनों के सिलेबस में ये वाली यूनिट सेम है, तो इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर के चलेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे अपने। आज हमारा जो टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उससे पहले बच्चों को बता दूं कि आपके जो ना एग्जाम का सीन क्या बनेगा। अब बच्चों को डाउट है कि सर प्रैक्टिकल का क्या सीन बनेगा, बच्चे नए आए हैं कि सर प्रैक्टिकल का क्या सीन बनेगा। अभी तक एग्जाम प्रैक्टिकल का कोई भी अपडेट नहीं आया है, कुछ भी अपडेट नहीं आया कि प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसा होगा। जब अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को प्रैक्टिकल मैं करवाता होता हूं, तो ये सारी चीजें अपने बाद में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल का क्या बनता है। आपको मैं बता दूं कि 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं किसके, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, और 65 मार्क्स से होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। 65 यानी 65 नंबर के प्रैक्टिकल जो नंबर आते हैं वो आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए एंड 50 मार्क्स। इसका पूरा सिनेरियो जो है, पूरी एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें आपको एक मार्क्स का पता बताऊंगा कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आपको पोर्शन कवर करना है ना। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट से आता है। ये पैक्ट है कि ये वाला क्वेश्चन इस यूनिट से आएगा, ये फिक्स है कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है। ऑल थिंग्स अबाउट फिक्स है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा एग्जाम पैटर्न होता है। ये सारी बातों के लिए एक स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए अलग एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अलग। अब आती है बात एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो मैं आपसे पूछता हूं फटाफट मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इसके परिभाषा बताओ। मैं बता चुका हूं बच्चों आपको, जो बच्चे नए आए हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। मैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी भी नोट्स आपके चेक कर सकता हूं कि बच्चे आप नोट्स बना रहे नहीं बना रहे हैं। बाकी बच्चे बाकी कॉलेज में क्या होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है और आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। अगर आपने नोट्स, मैं क्यों बोलता हूं नोट्स बनाने के लिए आपको, क्योंकि नोट्स बनाए हुए बाद में याद रहते हैं। अभी तो आप नोट्स बनाओ, मेरी वीडियोस देखो, कोई भी एनीवन बुक उठाओ, उसको कोलैबोरेट करके कंपाइल करके प्रॉपरली नोट्स बना लो। ऐसे नोट्स की फॉर्मेशन करो जो कि एंड टाइम पे आपको एनीवन बुक उठानी ना पड़े, कोई भी किताब आपको बुक उठानी ना पड़े, सिर्फ एक कॉपी आप उठाओ, उसको लर्न करो, उसको पढ़ दो, काम नक्की। ओके, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, फटाफट मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, आप साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूं, मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी परिभाषा बताओ। व्हाट इज सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों। वी नो दैट, हम जानते हैं किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमें इसे हीट देनी पड़ती है। तुम कहो सर इसे हीट क्यों देनी पड़ती है, मान लो कि एक ए प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, ये आपस में एक रिएक्शन कर रहे हैं और सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक मैंने लिया हाइड्रोजन और एक मैंने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन के में कितने होते हैं, 1 बॉन्ड होता है।
अगर मैं यहां पर 3H2 लूं और 1 मोल नाइट्रोजन गैस लूं तो इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 मोल ऑफ अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आती है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होगा, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, बिटवीन 2 नाइट्रोजन, इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये नाइट्रोजन आपस में सेपरेट होंगे, अलग होंगे, और हाइड्रोजन आपस में सेपरेट होकर के ये क्या बनाएंगे, एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, NH और NH, और ये कितने होंगे टोटल 2 मोल ऑफ NH3 बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से बॉन्ड्स की क्या हुआ, ब्रेकिंग हुई, यानी कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड न्यू बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड की न्यू फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि जब बॉन्ड टूटते हैं या उनको तोड़ना पड़ता है, जब उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इसको देनी पड़ती है। तब तक आप इसको, जब तक इसको एनर्जी नहीं दोगे तो इनका बॉन्ड नहीं टूटेगा। बच्चे कहते हैं सर बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है एक्टिंग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और आपस में ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी आपस में ये शेयरिंग करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और क्या बन जाता है इनके बीच में, एक कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बंध बन जाता है। और सहसंयोजक बंध एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है जिसको 1 लाइन से डिनोट करते हैं, ये 1 लाइन से डिनोट करते हैं। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड रहती है। समझे बात को? तो वो एनर्जी की रिक्वायर्ड, इसका मतलब जब तक आपको रिएक्टेंट को एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ आ रही बच्चों बात? तो हमें हीट रिक्वायर्ड है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, आप सुबह सुबह उठ के टी बनाते हो, चाय बनाते हो, है ना। तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज होती है, रिक्वायर्ड होती है। आप इसके अंदर क्या करोगे, कंटेनर के अंदर S4 शुगर डालोगे, M4 मिल्क डालोगे एंड W4 वाटर डालोगे, यानी पानी और दूध और चीनी डालोगे। मैंने इसको डाल के रख दिया, क्या चाय बनकर तैयार होगी? क्या नहीं। जब तक आप इसको हीट नहीं दोगे, जब तक इसको आप हीट नहीं दोगे, तो ये धीरे धीरे जो इसके पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी को गेन करेंगे। एनर्जी को गेन करते ही ये आपस में इनकी बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी और आपस में इनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया करते 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 क्या होगा, एक साइड ऐसी आएगी जहां आपको फील होगा कि ये अब एक्टिवेट हो चुकी है, ये टी जो ना एक एक्टिवेट फॉर्म में आ चुकी है। अभी ये बॉयल होने वाली है, अभी ये उबलने वाली है। आपको ये चीज इंडिकेट हो जाती है जब आप चाय बनाते हो, टी करते हो, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये अब क्या होना है, ये चाय बनने वाली है, ये चाय बनने वाली है। तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी, वो जो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है कि जहां ये बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर दे। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 मान लो, 100 मान लेता हूं मैं, या मैं ये मान लेता हूं 120 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका, मान लो, क्योंकि मैंने शुगर मिलाई, इसके अंदर मैंने मिल्क मिलाया, वाटर मिलाया, और वाटर का 100 होता है। 120 डिग्री वाला इसको क्रॉस करना पड़ेगा। मान लो कि एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, इसको इतनी एनर्जी दी मैंने, इसने P4 क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया इसने, है ना, इसकी मैंने एनर्जी दी, मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर मैं एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, ये एनर्जी, E फॉर एनर्जी, एंड ये रिएक्शन प्रोग्रेस की, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब चाय बन रही है, सिंपल सी बात है। तो चाय में R रिएक्टेंट है, इसमें रिएक्टेंट मैंने क्या क्या लिया, मैंने शुगर ली, मैंने मिल्क लिया, मैंने वाटर लिया, ये तीनों क्या है, एक प्रकार के रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा, एक बार मैं समझा रहा हूं, आज के लेक्चर में सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो देहली ऊर्जा बोलते हैं। और देहली ऊर्जा को पार करके, इस बैरियर को पार करके ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझे बात को? मतलब यहां पर ये एक्टिवेट हो जाता है पूरा कंप्लीटली। मतलब यहां आपको चाय का पता लग रहा है कि ये चाय जो है ना, ये बॉयल होने वाली है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है यहां पर आकर के।
और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। अब यहां पर बॉन्ड सारे टूट चुके हैं और बॉन्ड सारे के सारे ब्रेकिंग हो चुके हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। और आपको पता है कि जब न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, जब न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो उनके बीच में क्या काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, आकर्षण बल वर्क करता है, प्रति काम करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो डाउन आना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि चाय आप एकदम उबलती हुई चाय नहीं पी सकते, एकदम बॉयल चाय नहीं पी सकते, है ना, टी नहीं पी सकते, तो उस धीरे धीरे इसको आप ठंडा करोगे, अब ये फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये मैंने सिंपल सी बात करी। अब मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पता है कोई भी रिएक्टेंट है इसको P4 प्रोडक्ट में बदलना होता है और इसके लिए हमें हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं, इस केमिकल रिएक्शन की मैं चेक कर रहा हूं कि रिएक्शन प्रोग्रेस क्या हो रही है। एक तरफ क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और मैं रिएक्शन प्रोग्रेस चेक कर रहा हूं कि आर रिएक्टेंट इस पॉइंट पे अभी ये रिएक्टेंट है, अभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर वाई एक्सिस पे एनर्जी को ड्रॉ करूं, मैं यहां पर लिखूं एनर्जी कि वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं एनर्जी को, क्या लेता हूं बच्चों, वाई एक्सिस पे एनर्जी। यहां पर ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने लिया यहां पर ER। मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। बच्चों आपको पता है ना, सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्टेंट पड़ा है, मान लो ये मिल्क पड़ा है, ये टी पड़ी है और वाटर पड़ा है, रूम टेम्परेचर तो होगा ना इसका, इसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना। इसको मैंने बोल दिया रिएक्टेंट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको मैंने क्या बोल दिया, रिएक्टेंट की एनर्जी। ओके, इसको बोल दिया मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा, जैसे जैसे इसको मैं हीट देनी शुरू करूंगा तो ये फटाफट ऊपर तक जाएगा और ये सारे के सारे बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएंगे और ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लो कि इसका जो एनर्जी बैरियर है, अगर ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, इस पॉइंट को क्रॉस कर ले, इस बैरियर को क्रॉस कर ले, इस वाले बैरियर को अगर ये क्रॉस कर ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये P4 प्रोडक्ट बना लेगा, ऐसे P4 प्रोडक्ट बना लेगा। अब यहां पर प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी है और इसको बोलेंगे अपने EP यानी प्रोडक्ट की एनर्जी, यानी उत्पाद की ऊर्जा। मतलब ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ऐसे बनाऊं तो ऐसे बनेगा सेंटर में, मतलब ये कन्वर्ट होने के लिए प्रॉपर्ली इसको कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और इस टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, द कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो अभिकारक को उत्पाद में बदलती है, उसे थ्रेशोल्ड या दहली ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। थ्रेशोल्ड, ओके, पहले मैंने सही नहीं लिखी, बाद में सही कर लेंगे अपने। अब बात करते हैं कि ये तो आपको पता है कि ये जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, इतनी तो एनर्जी रिएक्टेंट के पास अवेलेबल है, इसको मैंने ER से डिनोट किया, इतनी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के पास अवेलेबल है। मतलब इतनी एनर्जी तो हमें इसको नहीं देनी पड़ेगी, हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं डिनोट करके, ये वाली एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो द एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू गिव रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। हमें जो उसको आवश्यक मात्रा, ऐसी ऊर्जा की आवश्यक मात्रा, अब यानी एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप से हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एक और अधिक ऊर्जा की आवश्यक मात्रा जिसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिक्वायर्ड है, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए रिक्वायर्ड है, उसे इट इज डिफाइंड एज EA, यानी इट इज डिनोटेड एज EA, यानी इसे EA से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों बात समझ में आई? मैं सिंपल से आपको एक्टिवेशन एनर्जी को समझा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन मैंने दोनों बता दी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें बताता हूं। थ्रेशोल्ड की बात करें, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड
रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमें पता है कि रिएक्टेंट के पास कोई ना कोई एनर्जी तो होती है, इतनी एनर्जी तो होती है। उसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है टू रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने दोनों बातें डिफाइन की। एक्स को बोलते हैं एक्टिवेशन। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया बच्चों। ये देखो, अब ये ER का मतलब क्या है, यहां पर R रिएक्टेंट की, ER का मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, और EP मतलब, देखो अब क्या हुआ कि इसने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया। ये सबसे इसकी हायर एनर्जी स्टेट है, और हायर एनर्जी स्टेट इज बहुत ज्यादा लेस स्टेबल होती है, और ये हायर एनर्जी स्टेट से फटाफट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और प्रोडक्ट की एनर्जी, इसको ये बोला P फॉर प्रोडक्ट की एनर्जी, और इसको बोला EP एनर्जी। समझाइए बच्चों बात। और EP का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी प्रोडक्ट की है। बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करने से आपको ये पता लग रहा है ना बात, कि आगे अब इसकी बात करते हैं। आपको ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। देखो मान लो कि मैं ये बात मानता हूं कि मैंने 50 जूल एनर्जी इसको दी, 50 जूल एनर्जी इसको मैंने दी, ओके 50 जूल एनर्जी मैंने इसको दी, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 जूल ही एनर्जी रिलीज हो रही है, 10 जूल ही एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है बच्चों? ये ग्राफ देखकर क्या आपको पता लग रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? मतलब एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, या उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है? आपने एक बात नोट की कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट बनते टाइम एनर्जी रिलीज कम हो रही है। ये जो है ना, ये वाली जो एनर्जी बनाई है, ये रिलीजिंग एनर्जी है, कि इतनी एनर्जी उसने रिलीज करके प्रोडक्ट की एनर्जी यहां ले आया, वो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर मैं दोबारा बताऊं आपको तो सिंपल सी बात है कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, सॉरी गलत बन गया, हाँ यहां तक तो अपनी रिएक्टेंट की एनर्जी है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसने ये बनाया है ना, ये रिएक्टेंट, ये P फॉर प्रोडक्ट बना, और ये जो एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी कौन सी होती है? रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये वाली एनर्जी कौन सी होती है? ये वाली एनर्जी कौन सी होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी। आपको ग्राफ से पता लग रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है, अगर मैं रिएक्टेंट से P फॉर प्रोडक्ट बनाता हूं, दोबारा बनाता हूं बच्चों इसको, ये देखो अब आप खुद देख के बता सकते हो कि ये बताओ कि यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है या कम रिलीज हुई है? प्रोडक्ट की एनर्जी, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। हाँ, प्रोडक्ट की एनर्जी लेस रिलीज हुई है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। मान लो मैंने 50 जूल एनर्जी दी, 50 जूल एनर्जी दी, और 20 जूल ही एनर्जी रिलीज हुई प्रोडक्ट बनते टाइम। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। तो इसके लिए हमें हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जहां टोटल H फॉर क्या होता है? H को बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सब्सटेंस की जितनी भी एनर्जी होती है, E फॉर एनर्जी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय H। हम क्या कर रहे हैं? इसकी एंथैल्पी में चेंज निकाल रहे हैं कि इसकी पहले रिएक्टेंट की, मतलब एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी। अगर मैं इसका एनर्जी का डिफरेंस निकालूं, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, मैं दोनों को डिफरेंस कर रहा हूं, तो हमें पता है कि हमें रिएक्टेंट की एनर्जी में, हमें प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करना होता है। और यहां पर ये बात बताओ कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है कितनी है? प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है बच्चों? यहां पर ज्यादा है। ये देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? ज्यादा है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या? कम है। मतलब अगर आप ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी ये ग्राफ जो बना है, ये एंडोथर्मिक के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, यानी उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। बच्चों बात समझ में आई? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जहां पर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सर ये पॉजिटिव कैसे आई बताओ? ये पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि बच्चों रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ना वो तो कम है। अब जैसे जैसे इसको एनर्जी मिली, जैसे हीट मिली, तो ये इसने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया। इस बैरियर को क्रॉस करते ही ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने लग गया, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हुए इसने इतनी एनर्जी को रिलीज किया। लेकिन जितनी एनर्जी को रिलीज किया, जितनी इसने गेन किया था, कम एनर्जी को रिलीज किया इसने, मतलब ज्यादा एनर्जी को रिलीज नहीं किया। इसका मतलब 50 जूल एनर्जी को गेन कर रहा है, तो उसने सिर्फ 10 जूल की एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया, रिमूव किया, त्यागा। तो कितनी एनर्जी बच गई? शेष 40 एनर्जी बच गई, रिमेन 40 जूल एनर्जी बच गई। मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। तो 40 जूल एनर्जी इसने गेन की है, मतलब ये गेन कर रहा है, उष्मा का शोषण कर रहा है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ बनता है। ये उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ ड्रॉ होता है, ये ग्राफ प्लॉट होता है। इसको ग्राफ बना लो बच्चों, यानी इट इज ए ग्राफ प्लॉट फॉर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
यानी उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए यह बनता है, जिसके डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इस रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनते टाइम एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ग्रहण की जाती है, गेन की जाती है। ये हमने बात कर ली बच्चों। आगे चलते हैं। अब एक आगे नया ग्राफ बनाते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू पता लगी, अब क्या आया, तो अब आगे एक नया ग्राफ बनाते हैं। मान लो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर मैंने क्या लिया, आर रिएक्टेंट लिया, और यहां पर क्या ले लिया मैंने, P4 प्रोडक्ट। मैं रिएक्शन प्रोग्रेस चेक कर रहा हूं, एक्स एक्सिस में क्या ले रहा हूं, रिएक्शन प्रोग्रेस ले रहा हूं, यानी अभिक्रिया की प्रगति। और यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, एनर्जी। अब मैं एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूं। वी नो दैट कोई ना कोई रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, कोई ना कोई रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, फटाफट इसको एनर्जी देनी शुरू करता हूं। रिएक्टेंट को मैंने जैसे एनर्जी देनी शुरू की, तो आपको पता है कि यहां पर बैरियर लगा होता है। इस बैरियर को क्रॉस करने पर ही इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर गेन करेगा तभी ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब तक इतनी, मान लीजिए बच्चों आपको एक ईंट तोड़नी है, ये ईंट मान लो एक ब्रिक है, तो आपको तोड़नी है, आपको इतनी एनर्जी, आपको पता है कि मुझे इतना जोर तो लगाना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। वो उतना जोर, उतनी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी कुल ऊर्जा की आवश्यकता, वह कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देती है, उसको हमने दहली ऊर्जा के नाम से जाना जाता है ना। बात समझे बात को। अब जैसे जैसे इसको मैं एनर्जी दूंगा, इसको एनर्जी दे रहा हूं फटाफट, तो ये रिएक्टेंट क्या है, धीरे धीरे यहां पहुंच गया, इस बैरियर पर पहुंच गया। अब यहां पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, या इसको बोलते हैं सक्रियक बनाएगा, यहां पर सक्रियक संकुल बनाएगा। वो कैसे बनाएगा बताऊंगा अभी। यहां पर ये बैरियर को धीरे धीरे क्रॉस कर गया। अब यहां पर रिएक्टेंट जो है ना, वो रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड टूट चुके हैं, यानी ब्रेकडाउन हो चुके हैं। सारे के सारे अभिकारक के बंध टूट चुके हैं और प्रोडक्ट के बंध बनने शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। रिलीज करता जा रहा है, रिलीज करता जा रहा है। ये देखो करता है ना, इसने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। और ये यहां तक आकर के थोड़ा सा इसको साफ बनाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसने मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज कर दिया और यहां पहुंच गया। अब यहां पर ये पहुंच गया, P4 प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इसको मैंने EP से डिनोट कर दिया। यहां पर ये P में कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट आ, और रिएक्टेंट की इसकी एनर्जी क्या है, ER, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी। इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ एनर्जी दी है आपने, उसको क्या बोलते हैं, EA, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपने दी है, तब जाकर के ये इसने बैरियर को क्रॉस किया और R रिएक्टेंट P4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, देखो है ना। और इसका मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, एनर्जी ज्यादा। मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दी रिएक्टेंट की बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, 50 जूल। जब मैंने देखा कि प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करता गया और 60 जूल एनर्जी को रिलीज कर गया। इसका मतलब कि 50 जूल तो हमने दी थी और ये 10 जूल एक्स्ट्रा क्या कर गया, ये रिलीज कर गया। इट इज कैसी रिएक्शन है ये, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक ग्राफ। ये हमने एक्सोथर्मिक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इसका चेंज इन एनर्जी निकालूं, यानी चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करूं। हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा H इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है कि एंथैल्पी प्रोडक्ट की कितनी है, 60, मतलब ज्यादा है इसकी वैल्यू। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी जो ज्यादा है, यानी देखो ये वाली जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो ये ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो ज्यादा में से, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये ज्यादा की इसमें ऐसा नहीं देखते अपने। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं ये देख रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है कि मैं डेल्टा E निकाल रहा हूं। डेल्टा E क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करेंगे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, यहां पर बहुत कम है, ये देखो बहुत कम है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। जब आप बहुत कम में से ज्यादा को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है बच्चों, जब आप बहुत कम में से ज्यादा को माइनस करते हो आंसर क्या आता है, आंसर आता है नेगेटिव। तो डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब डेल्टा E को भी डेल्टा H भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा E का मतलब क्या होता है, एनर्जी। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस की एनर्जी लूं, 1 मोल सब्सटेंस की एनर्जी को बोलते हैं, 1 मोल ऊर्जा को ही एंथैल्पी कहा जाता है। आगे एंथैल्पी वर्ड आएगा, इसकी डेफिनेशन भी आएगी, मैं इसको
अच्छे तरीके से इलेबोरेट करूंगा कि व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा, क्या सब बातें बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में, है ना। लेकिन यहां तक बात समझ लो आप, वो आगे आएगा आपके थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। अब आप बात समझो कि डेल्टा एच का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है, बहुत कम है, ये देखो, है ना, ये देखो। और रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या, बहुत ज्यादा है। तो प्रोडक्ट मतलब कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। चाहे तो आप इसको डेल्टा एच नेगेटिव इस फॉर्म में लिख दो, चाहे आप डेल्टा ई नेगेटिव इस फॉर्म में लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू, ये कैसा ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू या डेल्टा ई की वैल्यू और डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट जो है वो ज्यादा क्या होती है, रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अत्यधिक त्यागी जाती है। समझे, ये हमने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। लेकिन ये दोनों ग्राफ जो है ना, ये दोनों ग्राफ सिर्फ और सिर्फ काम आते हैं सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए दोनों ग्राफ काम आते हैं जो हमने ग्राफ प्लॉट किए। क्यों? क्योंकि ए से बी प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन बी से ए नहीं बन सकता। ऐसी रिएक्शंस इट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। उसको क्या बोलते हैं अपने, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, यानी क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये दोनों ग्राफ हमने किए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। ये हम एक्टिवेशन एनर्जी को इलेबोरेट करते हुए समझा रहे हैं ग्राफ को। आगे आती है बच्चों, आपको ये बात समझ आ गई कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, बच्चे कहीं सर तो ये 12th क्लास में पढ़ के आए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा चीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब उसकी जो मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होती है जब भी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि एच और आयोडीन के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। एक H2 मॉलिक्यूल है और एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने इसको क्या दिया, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दे दी मैंने इसको, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी एक अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको पता है कि इसकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, इसकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। इसके अलावा जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, जो इसको एक्टिवेट करने के लिए काम आती है, जिसको सक्रियन करने के लिए काम आती है, इसको बोलते हैं सक्रियन ऊर्जा बोलते हैं। आपको पता है सबसे पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि हम यहां पर क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इनके बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो रहे हैं, यहां से इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो रहे हैं हाइड्रोजन के, और इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, देखो H और I के बीच में, और यहां पर इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो रहे हैं। समझ आ रही है बच्चों बात? धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो रहे हैं, इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो रहे हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से बात करते हैं। तो इस तरीके से एक ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं सक्रियन संकुल। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां बनता है बच्चों? सक्रियन संकुल कहां बनता है? जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए तैयार बैठा है बस। ये काफी हायर अनस्टेबल स्टेट होती है, काफी मतलब बहुत कम अस्थायी अवस्था, मतलब ये बहुत ज्यादा अस्थायी अवस्था होती है, अत्यधिक अस्थायी होता है ये कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्टेट। सक्रियन ऊर्जा संकुल, सक्रियन ऊर्जा संकुल बन गया। समझे बात को बच्चों? यहां बनेगा वो, यहां पर ये इसकी फॉर्मेशन यहां होगी, जो मैंने बनाया ना अभी, इसकी फॉर्मेशन यहां होगी, ये रहा, यहां बने कॉम्प्लेक्स, और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और इनके बॉन्ड पूरे के पूरे टूट जाएंगे। इनके बीच में बच्चों, इनके बीच में कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे ये ब्रेकडाउन होंगे तो इनके बीच में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर आई आएगा बच्चों, ठीक है, यहां पर आई आएगा। इनके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बने, इनके बीच में बॉन्ड टूट गया, इनके बीच में बॉन्ड टूट गया, और ये न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। और क्या बन गया? एक बन गया HI और एक क्या बन गया HI। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है
है ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है, इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, हम बात करते हैं। अब बच्चों आगे जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ फॉर, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल हो सकता है, जिसको बोलते हैं अपने उत्क्रमणीय प्रक्रिया, रिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्शन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्शन, इसको पॉइंट को नोट कर लो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और साथ साथ अपनी बुक भी रखे बैठो कि सर ने जो बातें बताई हैं वो बुक में है कि नहीं है, बुक से भी थ्योरी लिखो, है ना, लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज खुद बनाना सीखो आप। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आती है। अब मान लो कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस आ गई, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि ए बी में कन्वर्ट हो सकता है और बी वापिस क्या हो सकता है, ए में कन्वर्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करते हैं कि एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन हो और उसके लिए अपने ग्राफ ड्रॉ करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। वी नो दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो होती है वो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, ये बात हमें पता है ना, या हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होती है वो ग्रेटर देन एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, सॉरी एंथैल्पी बनाना था मैंने, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, यानी उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अत्यधिक होती है। अगर मैं एंथैल्पी बोलता हूं इसका मतलब पर मोल एनर्जी को बोलते हैं, पर मोल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पर मोल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है ना, पर मोल एनर्जी को, पर मोल एनर्जी के लिए एंथैल्पी वर्ड यूज किया जाता है, एंथैल्पी टर्म यूज की जाती है। अब वही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, मैं वो एंडोथर्मिक ग्राफ बना रहा हूं इसका। वी नो दैट मैं एक्स एक्सिस पे क्या बनाऊंगा, रिएक्शन की प्रोग्रेस बनाऊंगा कि रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या बन रहा है इससे, और यहां पर क्या बनाऊंगा, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, है ना, और आपको पता है कि यहां पर रिएक्टेंट है आर, रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, इससे अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट होगा। आगे मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। ये देखो मैंने बनाया फटाफट, आपको पता है कि इतना एनर्जी बैरियर उसको क्रॉस करना पड़ेगा और ये फटाफट ये इसमें कन्वर्ट हो गया, सॉरी बच्चों, अब ये एक प्रकार का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, यहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर P फॉर प्रोडक्ट बन गया, और इतनी एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, और इतनी एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको बोलते हैं ER, इसको बोलते हैं EP। और आपको पता है कि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहां तक हमें बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका एनर्जी बैरियर था, है ना, यहां बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि ये इतनी रिएक्टेंट इतनी एनर्जी को गेन करेगा और यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और धीरे धीरे ये एनर्जी को रिलीज करता हुआ P फॉर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर ये P प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसने एनर्जी को उतना रिलीज नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम बच गई। तो प्रोडक्ट की एनर्जी जब ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को जब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है कि ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें पता लगी बात। अब होता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने जा रहे हैं, ये रिएक्शन आपको पता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं बैकवर्ड करूं, तो बैकवर्ड करने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी तो अवेलेबल है, इतनी एनर्जी तो इसके पास अवेलेबल है, इतनी एनर्जी तो इसको देनी नहीं पड़ेगी, हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बैकवर्ड करने के लिए, इसको अभिक्रिया को पश्च करने के लिए, बी से ए में जाने के लिए। वो एनर्जी की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पर बात करते हैं। ये देखो इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इसको बैकवर्ड करने के लिए, तो इसको बोलेंगे E मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, EAB यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, EA, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, F मतलब फॉरवर्ड यानी अगर अभिक्रिया, और ये पश्च अभिक्रिया के लिए, ये अगर अभिक्रिया के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको बोला गया EAF यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहां अगर हम कंपैरेटिव देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड यानी पश्चिम में जाने के लिए, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलने के लिए हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, EAF। EAF का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, या NEAB यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लिखूं तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है। बच्चों बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं अब इसकी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वैल्यू निकालूं, इफ इनकी वैल्यू कैलकुलेट को इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में इसकी डेल्टा एच की वैल्यू निकालूं या डेल्टा ई की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू, हमें पता है कि प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी में से रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, यानी EAF नहीं, सॉरी बच्चों, इसमें हमने क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल सी क्या कर रहे हैं कि हम एक एनर्जी में चेंज निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि फॉरवर्ड में से यानी EAF में से माइनस EAB करते हैं तो आंसर क्या आता है, डेल्टा E या डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपको पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू EAF यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब बड़े में से हमने छोटे को माइनस किया तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो अगर यही बात हम बात करें एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। वो हम निकालने जा रहे हैं बच्चों अब, है ना। मैंने सिंपल से एक बात की, मैंने कुछ भी नहीं किया, हम एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एंडोथर्मिक प्रूफ कर रहे हैं कि ये एंडोथर्मिक है। क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि जब रिएक्शन बैक जाती है तो इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर, क्योंकि इतनी एनर्जी तो इसके पास है ही प्रोडक्ट की एनर्जी और इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी तो है ही। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमें इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इसको मैंने EA से डिनोट किया और ये फॉरवर्ड हो रिएक्शन मतलब आगे की तरफ जा रही है तो इसको बोला फॉरवर्ड, और ये जा रही पीछे की तरफ इसको बोला गया बैकवर्ड। तो मैंने क्या किया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से डिफरेंस निकाला, उसको माइनस किया, फॉरवर्ड में से बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आंसर है पॉजिटिव। मैं सिंपली माइनस कर रहा हूं बड़े में से छोटे को, तो सिंपली आंसर क्या है, पॉजिटिव आया। और आंसर जब पॉजिटिव आया तो मैंने देखा कि इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं सेकंड एग्जांपल आपके सामने करने जा रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ग्राफ क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ग्राफ प्लॉट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। हम इरिवर्सिबल के लिए तो हम कर चुके हैं पीछे, अब हम रिवर्सिबल के लिए कर रहे हैं। हमने एंडोथर्मिक भी कर लिया। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे फटाफट, देखते जाओ। जो बच्चे नए आए हैं और जो बच्चे पुराने हैं वो भी देखते हो फटाफट, टाइम होने वाला है आपका और आपको फटाफट आपको फिनिश करने जा रहे हैं। लास्ट ग्राफ आने जा रहा है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। अब फटाफट मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये मैंने बना दिया बैरियर, यहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर प्रोडक्ट है। मैं रिएक्शन प्रोग्रेस चेक करूंगा कि हाउ टू रिएक्शन प्रोग्रेस, कितनी रिएक्शन प्रोग्रेस हुई रिएक्टेंट को बदलने के लिए। आपको पता है कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट की एनर्जी होती ही होती है। अगर मैं इसको धीरे धीरे इसको क्या कर रहा हूं, इसको बोलते हैं ER, रिएक्टेंट की एनर्जी जो कि इतनी होती है। मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूं, इसको एनर्जी दे रहा हूं। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर से चला गया और ये फटाफट P4 प्रोडक्ट बना दिया इसने, यहां पर आकर के प्रोडक्ट बना दिया। ओके, और ये इतनी एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी। EP से डिनोट कर दिया मैंने इसको, EP से डिनोट कर दिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये बच्चों यहां थोड़ा सा यहां नीचे दिखाना है, मैं नीचे नहीं दिखाया, तुम यह ग्राफ थोड़ा सा नीचे दिखाना ऐसे करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ड्रॉ करते करते मिस्टेक हो जाती होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, एक मिनट होल्ड रखो, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं मैं बच्चों। इसने ER से P4 प्रोडक्ट बनाया, इसका मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट से कम है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं इसकी निकालूं, वो बात एक्सोथर्मिक की हो रही है, मतलब ग्राफ एक्सोथर्मिक बनेगा। इसकी मैं टोटल चेंज इन एनर्जी निकालूं तो क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी EP माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, कम में से
अब इसकी क्या एनर्जी है बच्चों, कम में छोटे को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई या डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये तो बात पता है हमें। अब ये रिएक्टेंट जो है इतनी एनर्जी इसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसको बोलते हैं ई ए। ये रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है फॉरवर्ड हो रही है, अभी तक फॉरवर्ड हो रही है, अभी तक मैंने इसको बैकवर्ड नहीं किया। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इसने कॉम्प्लेक्स को पार किया, बैरियर को क्रॉस किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और अपनी एनर्जी को रिलीज करते जा रहा है और प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनते ही अगर मुझे रिएक्टेंट दोबारा चाहिए तो इस प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट इन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बी लगाएंगे यहां पर, बैकवर्ड यानी पश्च अभिक्रिया के लिए इतनी आवश्यक ऊर्जा चाहिए होगी हमें, इसी आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इस वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, है ना। अगर हम माइनस करें डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करें इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ई ए एफ में से मैं माइनस कर रहा हूं ई ए बी को माइनस कर रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है, छोटे में से मैं बड़े को माइनस कर रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है। तुमको सर ऐसे ही कर सकता है, ये हमेशा रखना इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में फॉरवर्ड में से हमेशा बैकवर्ड को माइनस करेंगे, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को ही माइनस किया जाएगा और आंसर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव। इट इज ए एक्सोथर्मिक ग्राफ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी नेगेटिव in this graph, this value always be negative and this value is always be positive, है ना। तो ये हमारे ग्राफ सारे ड्रॉ कर लिए हमने, चारों ग्राफ आप बना लो। आपको मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं कल करवाऊंगा, कल लिखवा दूंगा आपको, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग। बच्चों सारी बात समझ में आई, आपको टाइम हो गया है, जल्दी बताओ फटाफट। ये हमने सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए बच्चों, सिंपल सी बात है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी या एनर्जी की फॉर्म में भी हमने सारी वैल्यू निकाल दी और ये हमने इसको रिएक्शन को क्या कर दिया, पश्च भी कर दिया। चलिए आगे। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, शाबाश, बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अपने कल। सारी बातें अब कल करेंगे, कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसकी डेफिनेशन बता दूंगा कल आपको।